नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व का भाग 9 आज हम पूर्ण करेंगे। भाग 9 से पूर्व जितने भी भाग हैं, आप इनका वाचन वीडियो के रूप में मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम भाग 9 शुरू करेंगे। जिस समय शरद चंद्र का जन्म हुआ था, वह बहुमुखी जागृति और प्रगति का काल था। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम की सफलता और सरकार के तीव्र दमन के कारण कुछ दिन शीतलता अवश्य दिखाई दी थी, परंतु वह तूफान से पूर्व की शांति जैसी थी। शीघ्र ही क्रांति का स्वर फिर फूटने लगा। साहित्य में इस स्वर की सबसे पहले अभिव्यक्ति हुई बंकिम चंद्र के आनंद मठ में। इसी उपन्यास ने आधुनिक बंगाल को जन्म दिया, जो कालांतर में सारे देश की प्रेरणा बन गया। लेकिन तुरंत इस असफलता का परिणाम यह भी हुआ कि लोगों का ध्यान राजनीतिक उथल-पुथल से हटकर सामाजिक क्रांति की ओर उन्मुख हुआ। सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति सफल नहीं हो सकती, यह सत्य जैसे अब स्पष्ट हो गया। इसलिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सारा देश सामाजिक क्रांति की पुकार से गूंज उठा और शीघ्र ही उसके रंगमंच पर उस क्रांति के अनेक मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तराधिकारी प्रकट होने लगे। एक के बाद एक इन उत्तराधिकारियों ने मानसिक स्वाधीनता का जो बीज बोया, उससे देश की चेतना को जैसे मार्ग मिल गया। वह नाना रूपों में अपना अस्तित्व सिद्ध करने लगे। इस क्षेत्र में भी बंगाल सबसे आगे रहा। राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के जनक माने जाते हैं, परंतु सबसे पहले उनकी दृष्टि धर्म की ओर ही आकृष्ट हुई थी। इसका कारण खोज लेना कठिन नहीं है। उन दिनों देश में पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति शासकों के कारण उतनी नहीं फैली जितनी पादरियों के कारण। बंगाल इन पादरियों का ध्यान केंद्र बन गया था। आरंभ में इनका स्वागत नहीं हुआ, परंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इनके कारण ही देश में, विशेषकर बंगाल में, सामाजिक चेतना का उत्थान और विकास हुआ। ये चेतना पैदा करना उनका ध्येय नहीं था, परंतु अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें शिक्षा और सुधार का काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अपने धर्म की श्रेष्ठता दिखाने के लिए वे हिंदू धर्म की कुरीतियों का प्रदर्शन करते थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भी समझदार लोगों के मन में चेतना जागी और अनायास ही अपने धर्म में सुधार करने का प्रश्न उनके सामने आ गया। उस समय धर्म ही व्यक्ति और समाज का मूल आधार था। उसके बिना समाज सुधार की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। इसलिए राम मोहन राय ने अपने धर्म संस्कार की ओर ध्यान दिया। उन्होंने निराकार ब्रह्म की साधना, एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद को हिंदू धर्म का शुद्ध रूप प्रमाणित करने की चेष्टा की और इसी उद्देश्य से उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। इस सभा में धर्म चर्चा के अतिरिक्त जाति भेद समस्या, सहमरण, कुलीन
प्रथा, सहभोज, निषिद्ध खाद्य समस्या, बाल विधवा, बहुविवाह, सती प्रथा आदि सामाजिक कुप्रथाओं पर भी विचार किया जाता था। यही समाज सुधार का श्री गणेश था, जो बाद में सारे भारत में व्याप्त हो गया और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा थियोसॉफी आदि संस्थाओं के रूप में प्रकट हुआ। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की जीवन दृष्टि सहित ये सब इस काल के महाप्रयाण हैं। शरद का जन्म राजा राम मोहन राय की मृत्यु के 43 वर्ष बाद हुआ था और जब वह दिशाहारा होकर मार्ग की खोज में भटक रहा था, तब उसकी साहित्य साधना प्रेम की पीड़ा के भीतर से उन्मुक्त हो रही थी। तब दूसरे अधिकांश सुधारक भी स्वर्गवासी हो चुके थे, परंतु उनकी जलाई हुई बौद्धिक स्वातंत्र्य, देश प्रेम और समाज सुधार की ज्योति प्रखर रूप में प्रदीप्त हो रही थी। इसी महामंथन का प्रभाव जीवन के सभी अंगों पर पड़ रहा था। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भारतीय नारी के कष्टों को दूर करने के लिए संभवतः सबसे पहले कोई ठोस कदम उठाया। इस क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा कार्य था विधवा विवाह का समर्थन। बहुविवाह और कुलीन प्रथा पर भी उन्होंने प्रहार किया, परंतु विचार उत्तेजना के अतिरिक्त इसका कोई परिणाम नहीं निकला, बल्कि कुछ देर तक प्रतिक्रिया ही प्रबल रही। परंतु फिर ब्रह्म समाज के स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वातंत्र्य पर जोर देने के कारण सामाजिक कुप्रथाएं आपसे आप खंडित होने लगी। इसी आंदोलन के फलस्वरूप सिविल मैरिज कानून बना और नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्वीकृति मिली। बंगाल में नई चेतना को जन्म देने में हिंदू कॉलेज का भी प्रमुख हाथ रहा है। यद्यपि उसकी स्थापना शरद के जन्म से 60 वर्ष पूर्व हुई थी, परंतु कालांतर में यह बंगला में पाश्चात्य विद्या और शिक्षा का प्रधान केंद्र बन गया था। इस कॉलेज के शिक्षक हेनरी डिरोजियो ने बड़ी निर्भीकता से विद्यार्थियों का परिचय बेकन, रूसो और टॉमस पेन जैसे नवयुग के मनीषियों से कराया और एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना करके दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर आलोचना आरंभ की। इस संस्था के जो प्राण थे वही यंग बंगाल के नाम से प्रसिद्ध हुए और प्राचीन पंथियों के लिए आतंक बन गए। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि इन युवकों में जहाँ स्वतंत्र चिंतन और प्रगति की ज्योति प्रज्वलित हुई, हाँ, पश्चिम के कुसंस्कार भी उन्होंने ग्रहण कर लिए। कुछ लोग ईसाई भी हो गए। ये नवयुवक इतने जोशीले थे कि इन्होंने शराब पीना भी आरंभ कर दिया। ऐसा करके वह अपने माता पिता पर यह प्रकट करना चाहते थे कि प्रगतिशील है और उनसे भिन्न है। शराब पीने की यह प्रकृति बहुत देर तक प्रगति का लक्षण समझी जाती रही। तन से भारतीय किंतु मन से अंग्रेज इन व्यक्तियों के प्रति असंतोष भी कम नहीं था। उस समय के एक समाचार पत्र के संपादक ने लिखा था, क्या हिंदू कॉलेज में एक नए ढंग के मनुष्यों की नींव नहीं रखी जा रही है? हिंदू कॉलेज से समाज की धार्मिक भावनाओं को जैसे गहरी ठेस पहुंची है, क्या उसका शतांश भी मशीनरियों के आंदोलनों से पहुंची थी?
इस प्रतिक्रिया स्वरूप भी भारत में नवोत्थान की लहर उठी। इसे पुनर्जागरणवाद कहना सत्य के साथ अन्याय होगा। वास्तव में यह सत्यों का पुनर्जन्म था। यह क्रांति नए युग की सूचक थी और बंगाल था उसमें अग्रणी। एक तो कलकत्ता अंग्रेजी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। दूसरे, बंगालियों में भावुक प्रवृत्ति के कारण बड़े प्रभावशाली भाषणकर्ता और लेखक बनने की क्षमता थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माइकेल मधुसूदन दत्त और कुमारी दोरुदत्त आदि कुछ नाम इस क्षेत्र में पर्याप्त होंगे। लेकिन ये आंदोलन जनता के मन के भीतर से होकर प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए व्यवहारिक रूप में समाज का एक छोटा सा भाग ही इनसे आंदोलित हुआ और शेष पुरानी रूढ़ियों से चिपका रहा। जो व्यक्ति सुधारक दल में शामिल हुए, उन्हें पुरातन पंथियों ने जाति बहिष्कृत करके अपमानित, लांछित करने की चेष्टा की। बिहार में सुधार का यह स्वर बहुत बाद में प्रकट हुआ। वहाँ के प्रवासी बंगालियों के एक बहुत ही अल्पसंख्यक भाग ने इन आंदोलनों में रुचि ली। उन बंगाली भद्र लोगों की लड़कियों को पढ़ने के लिए पाठशाला में जाते देखकर बिहारी लोग बहुत क्रुद्ध होते थे। कहते थे, ये बंगाली लड़कियां बंगालियों की कोई जाति नहीं, मांस मछली खाते हैं, लड़कियों को बाहर भेजते हैं। स्वयं बंग समाज में सुधार को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। वह अंधविश्वास और संस्कारों से पूर्णतः घिरा हुआ था। विधवा विवाह, जाति विचार, कुलीनता, धर्म आडंबर के विषयों में लोगों की भावनाएं एक अत्यंत संकीर्ण दायरे में सीमित थी। प्रभुपाद श्री हरिदास गोस्वामी के शब्दों में, जिस परिवार में विधवा नहीं होती, उस परिवार में सदाचार से देव सेवा आदि कार्य सुसंपन्न होना दुष्कर है। इसके लिए गृहस्थाश्रम भी विधवा की आवश्यकता है। यह भी भगवान की अपूर्व सृष्टि तथा विशिष्ट दान है। यह बात सहज ही समझ में नहीं आती। इसीलिए नवजागरण के विश्वासी व्यक्तियों को बुरी दृष्टि से देखा जाता था। पद पद पर नारियों को अपमानित होना पड़ता था। वे घर के एक कोने में दुबकी बैठी रहती थी। पुरुष की छाया के स्पर्श मात्र से वह कलंकित हो जाती थी। दूसरी ओर कुलीनता उनके जीवन का अभिशाप हो गई थी। अनेक कारणों से जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता था, कुलीन रसोइये कुछ रुपयों के बदले पाटे पर बैठकर उनको पार कर देते थे। मांग में सिंदूर भरे वह सधवाएं फिर सारा जीवन पति की ना समाप्त होने वाली प्रतीक्षा में बिता देती थी। एक और संस्कार के आतंक और दूसरी ओर धर्म के ठेकेदारों के बीच साधारण जनता भ्रांत हो रही थी। समुद्र यात्रा करना पाप था। छोटे भाई की पत्नी से बात करना पाप था। नाच गान, नाटक, क्लब, पार्टी सब कुछ पाप था। भागलपुर के प्रवासी बंगाली बिहार के मुंगेर आदि अन्य नगरों के बंगालियों की अपेक्षा और भी अधिक कट्टर थे, और इस दल के नेता थे शरत के नाना केदारनाथ गंगोपाध्याय। शास्त्र सम्मत आचार विचार उन्हें प्रिय था। उसका वे कठोरता से पालन करते थे।
और कराते थे, परंतु अंग्रेजी शिक्षा के कारण स्वाधीन चिंतन का आरंभ हो चुका था। प्राचीन आचार संहिता प्रभावहीन होती जा रही थी, लेकिन नई का रूप भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ था। इसीलिए अराजकता के इस वातावरण में बंगाली समाज दो दलों में बंट गया था। यहाँ यह भाग पूर्ण होता है। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, यानी कि एक नए भाग के साथ। धन्यवाद।